हर रोज की तरह आज भी राधेश्याम जी उम्मीद की एक थकी हुई गठरी लेकर लौटे थे। इस फर्क के साथ कि आज उन्होंने अपनी बेटी के दरवाजे पर मदद नहीं, इंसानियत मांगी थी। और बदले में क्या मिला, ये तो अब उनके सूखे होंठ और झुकी हुई आंखें ही बयान कर रही थीं। थके हारे कदमों से राधेश्याम जी ने अपने घर में प्रवेश किया तो देखा पत्नी मेनका सामने ही चारपाई पर बैठी हुई थी। उन्हें परेशान देखकर वो बोली, क्या हुआ जी, कुछ निर्णय निकला? राधेश्याम जी एक पल के लिए वहीं खड़े रह गए, फिर धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए उनके पास आए और उनके पास रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए बोले, नहीं, कुछ भी फैसला नहीं हो पाया। सुनकर मेनका जी भी उदास हो गईं। फिर कुछ याद आते ही धीरे से बोली, आपने कुछ खाया? नहीं, आज भूख नहीं लगी। तुमने खाना खाया? उनके इस प्रश्न से मेनका जी भी चुप हो गईं। उन्हें चुप देखकर राधेश्याम जी ने पूछा, क्या हुआ, अर्चना नहीं आई आज? नहीं जी, अब वो भी ससुराल वाली हो चुकी है। सास और पति की मर्जी, भेजें तो भेजें, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना है। सच है, शादी के बाद बेटियों के हकदार बदल जाते हैं, और फिर वो तो सगी बेटी भी नहीं है, मुंह बोली बेटी है। आखिर वो भी कितना निभाए। सच कह रही हो तुम। आखिर ये तो ससुराल वालों का निर्णय है कि वो अपनी बहू को उसके मायके भेजें या नहीं भेजें, पर फिर भी मुंह बोली बेटी ने तो अब काफ़ी फर्ज निभाया है। एक बार मुंह से उसके लिए बेटी निकला था, देखो आज तक निभाया है उसने। भगवान उसे हमेशा खुश रखे। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देता हूँ। कहते हुए राधेश्याम जी अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए खड़े हुए और रसोई में जाकर कुकर में खिचड़ी बनाने लगे। बीच बीच में आकर मेनका जी से कितना क्या सामान लेना है पूछ रहे थे। ये देखकर मेनका जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों में आंसू देखकर राधेश्याम जी बोले, अरे क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? राधेश्याम जी की बात सुनकर अपने पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछती हुई मेनका जी बोली, देखो ना जी, अगर मेरा एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आपको इतना परेशान नहीं होना पड़ता। कम से कम खाना बनाकर तो खिला ही सकती थी। अब आपको घर और बाहर का अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा है। उनकी बात सुनकर राधेश्याम जी उनके पास बैठते हुए बोले, क्यों चिंता करती हो, ये भी एक परीक्षा का वक्त है, निकल जाएगा। बस तुम हिम्मत बनाए रखो। तुम्हारा हंसता मुस्कुराता चेहरा मुझे बहुत हिम्मत देता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि आज सगी बेटी ही साथ नहीं है तो। कहते कहते राधेश्याम जी उदास हो गए। इसी बात का तो दुख है कि अपनी ही बेटी आज ये पूछ रही है कि आपने अपनी ज़िंदगी में किया क्या है। जिस बेटी को सिर आंखों पर बिठाया आज वही। कहती कहती मेनका जी भी चुप हो गईं। आखिर करती भी क्या, हमेशा दोनों पति पत्नी अपनी ही बेटी की बात पर आते ही चुप हो जाते। मेनका जी और राधेश्याम जी का छोटा सा मध्यम वर्गीय परिवार था। 2 जुड़वा बच्चे, बेटा अभय और बेटी कीर्ति। अपने दोनों बच्चों के साथ राधेश्याम जी अपने माता पिता द्वारा बनाए गए बड़े से घर में रहते थे। लेकिन जब अभय 2 साल का था तब ऐसा बीमार हुआ कि उसे बचाया न जा सका। भगवान ने बेटा तो दिया लेकिन उसे ज़िंदगी न दी। शायद यही किस्मत है। ये सोचकर मेनका जी और राधेश्याम जी ने अपना सारा लाड़ प्यार अपनी बेटी कीर्ति को ही दिया। कीर्ति पढ़ने में अच्छी थी। उसकी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा पर कभी भी राधेश्याम जी और मेनका जी ने कोई कमी नहीं रखी। अपनी बेटी को ही हमेशा सर्वोपरि रखा। इस कारण वो थोड़ी जिद्दी भी थी। उसके ख्वाब कभी छोटे नहीं रहे। जब उसने अपनी स्कूली शिक्षा अच्छे नंबरों से पूरी की तो उसने हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाने की जिद की। अब राधेश्याम जी तो मामूली से क्लर्क थे, वो कहाँ से इतना पैसा लाते। इसलिए दोनों पति पत्नी ने बेटी की खुशी के लिए अपना मकान बेचने का फैसला लिया और मकान बेचकर खुद 3 कमरे के इस मकान में आ गए। पर बेटी को पढ़ने के लिए विदेश जरूर भेजा। बेटी के विदेश जाने के बाद ही यहाँ पड़ोस में रहने वाली अर्चना से उनकी मुलाकात हुई। बातों बातों में एक दिन उनके मुंह से निकल ही गया कि अर्चना, तुम तो हमारी बेटी जैसी हो। बस तब से अर्चना ने अपने आप को उनकी बेटी ही मान लिया और अक्सर उनके पास आ जाया करती। विदेश से पढ़ लिख कर जब कीर्ति वापस आई
तो उसे अच्छा खासा पैकेज मिला। एक कंपनी में उसने नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन उसे ये घर छोटा लगने लगा और अपने माता पिता पिछड़े हुए। वो कई बार अपने माता पिता के रहन सहन को लेकर टोकने लगी थी। कंपनी से शाम को घर आती तो सीधा अपने कमरे में घुस जाती, ज़्यादा बात नहीं करती। अर्चना की शादी के समय भी राधेश्याम जी ने कीर्ति से काफ़ी कहा था, चल बेटा अर्चना की शादी है, बड़े प्यार से उस बच्ची ने हमें बुलाया है, वो भी तो हमारी बेटी ही है, तुम्हारी बड़ी बहन जैसी ही है, आप ही जाइए ऐसी लो क्लास शादी में। कहकर कीर्ति अपने कमरे में चली गई, पर वो शादी में नहीं गई। कंपनी में जॉब करते समय ही उसकी मुलाकात ऋतिक से हुई। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वो कभी भी ऋतिक को अपने घर लेकर नहीं आती थी। उसे अपने घर लाते उसे शर्म महसूस होती थी। उसे लगता था कि कहीं ऋतिक को ये ना लगे कि उसके माता पिता इतने पिछड़े हुए हैं और वो ऐसे छोटे से घर में रहती है। और एक दिन बिना अपने माता पिता को बताए उसने ऋतिक से कोर्ट मैरिज कर ली। जब राधेश्याम जी को पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। आखिर कीर्ति उनसे पूछती तो वो मना तो नहीं करते। जब बचपन से बेटी की जिद पूरी की है तो अब भला वो ना क्यों करते। पर बेटी के इस कदम ने उनका दिल तोड़ कर रख दिया। लेकिन मेनका जी के कहने पर वो कीर्ति से मिलने उसके घर गए। अब पहली बार उसके घर गए थे तो साथ में मिठाइयाँ और फल लेकर भी गए थे। अपने माता पिता को अचानक वहाँ देखकर पहले तो वो सकपका गई, पर फिर उनकी बेइज्जती करते हुए बोली, आप क्या लेने आए हो यहाँ पर? क्यों मेरी इंसल्ट करने में तुले हुए हो? आपको समझ नहीं आता कि मुझे आप लोगों को देखकर शर्म महसूस होती है। आप लोगों का कोई लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा हुआ मेरे सास ससुर यहाँ नहीं रहते, नहीं तो ज़िंदगी भर के लिए ताने सुनने पड़ते मुझे। आज तो आ गए हो, आप आइंदा मत आइएगा। प्लीज़ मुझे शर्मिंदा करना बंद करो। कहकर कीर्ति ने हाथ जोड़ दिए। उसकी बात सुनकर मेनका जी की आंखों में आंसू आ गए। राधेश्याम जी अपनी पत्नी को रोता हुआ देखना नहीं चाहते थे, इसलिए वो उन्हें लेकर वापस जाने लगे तो कीर्ति बोली, और अपने लाए हुए ये लो क्वालिटी के सामान को यहाँ से लेकर जाइए, हम लोग इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। ये सुनकर राधेश्याम जी ने कहा, आज तुम्हें जो सामान लो क्वालिटी का लग रहा है ना बेटा, उसी को खाकर तू बड़ी हुई है। आज जिन माँ बाप को देखकर तुझे शर्म हो रही है ना, उन्हीं माँ बाप ने तुझे जन्म दिया है, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और इस लायक बनाया कि तू यहाँ खड़ी हुई है। इंसान को अपने दिन नहीं भूलने चाहिए। पर तुझे क्या कहूँ, शायद हमारे ही संस्कारों में कमी रह गई। कहकर राधेश्याम जी मेनका जी का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल गए। इस बात को भी 8 साल हो गए। तब से उन्होंने अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं देखी थी। अब राधेश्याम जी रिटायर हो गए थे। उनके पास थोड़ी बहुत बचत थी, साथ ही एक कमरा किराए पर चढ़ा दिया था। उससे जो भी पैसा आता था उससे वो लोग अपना भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब मेनका जी का एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने कीर्ति को भी बुलाया, लेकिन कीर्ति नहीं आई। पर रचना, जो कि मुँह बोली बेटी थी, वो दौड़ दौड़ कर सब संभाल रही थी। अब इस बात को भी 3 महीने हो गए। मेनका जी पहले से ठीक तो थी, लेकिन अभी भी बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। रचना की अपनी जिम्मेदारियां थीं, वो हर रोज़ नहीं आ सकती थी, लेकिन अब बचत सारी खत्म हो चुकी थी। मुश्किल से ही घर चल रहा था। राधेश्याम जी ऐसी हालत में मेनका जी को छोड़कर बाहर कमाने के लिए भी नहीं जा सकते थे, इसलिए आज कीर्ति के पास गए थे उससे मदद मांगने के लिए, ये सोचकर कि बेटी है कुछ तो मदद करेगी। पर कीर्ति ने तो उल्टा उन्हें ही सुनाना शुरू कर दिया। क्या लेने आए आप यहाँ पर? जब मैं आप लोगों से मिलने नहीं आती हूँ तो समझ जाया करो ना कि मुझे आप लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों मुंह उठाकर चले आए फिर यहाँ पर? राधेश्याम जी को गुस्सा तो बहुत आया। एक बार उनका दिल रो पड़ा बोलते हुए, लेकिन फिर भी मेनका जी का ध्यान आते ही बोले, बेटा आज मेनका की स्थिति बहुत ख़राब है और उसके इलाज में ही सारा पैसा खर्च हो चुका है, तो थोड़ी बहुत अगर पैसों की मदद कर देती तो। लेकिन उनके पूरा बोलने से पहले ही कीर्ति चिल्ला पड़ी। बोलने से पहले एक बार सोचना तो चाहिए था कि आप यहाँ पर मुझसे पैसे लेने आए हैं।
अरे लोग तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते और आप मुंह उठाकर चले आए यहाँ पर पैसे लेने के लिए। छी, शर्म आनी चाहिए आपको। कीर्ति ने काफ़ी बेइज्जत करके राधेश्याम जी को वहाँ से निकाला। खैर, उन्होंने मेनका जी को खाना खिलाकर दवाई देकर सुला दिया। काफ़ी देर तक कुर्सी पर मौन बैठे सोचते रहे। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने कुछ फैसला लिया। दूसरे दिन सुबह किराएदार घर पर ही था तो उससे कहा कि वो मेनका जी का कुछ देर ध्यान रखें और मैं 1 घंटे में ज़रूरी काम निपटा कर आता हूँ। फिर वो ज़रूरी काम से निकल गए। वहाँ से निकलकर वो अपने दोस्त के घर गए जो कि एक वकील भी था और अपनी पूरी स्थिति बताते हुए उससे बोले, क्या तुम्हारे कानून में ऐसी कोई व्यवस्था है जो हमारी मदद कर सके? बेटी के लिए हमने अपना सब कुछ खर्च कर दिया और आज वो ही बेटी हमें कुछ समझती नहीं है। आज हम पैसे से मोहताज हैं जबकि वो अच्छा खासा कमा रही है, पर वो हमें समाज की पुरानी व्यवस्था याद दिलाते हुए कहती है कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। क्या तुम्हारी कानून व्यवस्था में हमारे लिए कोई कानून है जो हमें बेटी से भरण पोषण दिला सके? दोस्त उनकी बात सुनते ही बोला, है, बिल्कुल है। ऐसी व्यवस्था कानून ने दे रखी है जिसमें माता पिता अपनी बेटी से भरण पोषण ले सकते हैं और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आखिर दोस्त की मदद से राधेश्याम जी ने बेटी को कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा, जिसे देखकर वो बुरी तरह से तिलमिला गई और उसी दिन वो घर चली आई। क्या है ये सब? आप अपने ही बेटी के खिलाफ नोटिस भेज रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? आप मुझसे भरण पोषण मांग रहे हैं। अरे लोग तो बेटी के घर का पानी नहीं पीते और आप कौन से जमाने की बात कर रही हो? तुम तो हमें पिछड़ा हुआ कहती थी और खुद पिछड़ी हुई बातों को मानती हो। बेटा, वो पुराने जमाने की बात थी जब बेटी के घर का पानी नहीं पीते थे, पर तुम शायद भूल गई उस समय बेटी को भी इतना पढ़ाया नहीं जाता था और ना ही बेटी को पढ़ने के लिए विदेश भेजा जाता था, वो भी अपनी संपत्ति बेचकर। बेटा, भरण पोषण तो हमारा अधिकार है, वो तो हम लेकर ही रहेंगे। राधेश्याम जी ने 2 टूक बात कहकर कीर्ति को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आखिर कोर्ट ने भी राधेश्याम जी और मेनका जी के पक्ष में ही निर्णय सुनाया। इस दौरान राधेश्याम जी के दोस्त ने उनकी काफ़ी मदद की, पर आज कीर्ति को भरण पोषण देना ही पड़ा। राधेश्याम जी ने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में बुदबुदाए, शायद भगवान ने बेटी दी थी लेकिन ममता तो किसी और ने निभाई। और दरवाज़ा बंद करते हुए उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब उनके पास अतीत को देखने की ताकत नहीं बची थी और भविष्य बस एक किराएदार की तरह साथ था।